कोई भी हला नहीं करेंगे, आराम से ध्यान दीजिएगा। चैप्टर जो हो जाएगा 1। आप लोग कह रहे थे कि खत्म नहीं होगा, खत्म आप लोग का जल्दी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज, ये आप याद रखिएगा नाम। पंडित बिरजू महाराज जी का चैप्टर का नाम जो है, ये चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये चैप्टर का नाम है, जिनके राइटर हैं पंडित बिरजू महाराज। और जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये जो है ये साक्षात्कार है। ये क्या है? साक्षात्कार, याद रखिएगा, साक्षात्कार है। ये अलग है, भूल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये क्या है? साक्षात्कार। सबसे पहले बिरजू महाराज जी के बारे में लिखा गया है। जो भी पढ़ेंगे हम लोग बिरजू महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में पढ़ेंगे? बिरजू, यानी वही पाठ पर लेखक परिचय ही है बिरजू महाराज जी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज बिरजू महाराज जी के बारे में है। सुनिए क्या कहते हैं। आज कला प्रेमी जन साधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। माने कथक अगर नाम आया तो उसमें बिरजू महाराज जी का नाम जरूर आएगा। माने एक बात हमें याद आया कि बिरजू महाराज जी जो थे कथक नृत्य करते थे। नृत्य का उनका क्या था नाम? कथक। यानी कथक नृत्य जो किया करते, बहुत बेहतरीन तरीका से कथक को आगे बढ़ाए, कथक में बहुत ध्यान दिए, यानी कथक का नृत्य किए। उनका नाम है बिरजू। पर्यायवाची लिखता है, यानी कथक कहे तो बिरजू महाराज। यानी कथक बेहतरीन तरीका से नृत्य किए थे। कौन? बिरजू महाराज। बहुत अपना पूरा जीवन ही कथक में गवा दिए, पूरा जीवन। यानी ये 6 साल से डांस करने लगते हैं। 6 साल, मात्र 6 साल। 6 साल से लेके मृत्यु तक एक कथक ही करते रहते हैं। सुन गए? इसलिए पूरा जीवन जो है ना, ये बिरजू महाराज है कथक नृत्य में ही खत्म कर दिए। आगे कहता है, इसलिए कहता है पर्यायवाची है। पर्यायवाची समझ आता है ना जी? महाराज जी की अथक साधना, ये महाराज जी का जो था अथक साधना, एकांत निष्ठा, ऐसे नहीं होता है, पूरा साधना किए हैं। इसके प्रति जो है ना मेहनत, इतना ना बहुत मेहनत, प्लस में एकांत निष्ठा, एकांत में जाकर निष्ठा के साथ काम करना। ये नहीं कि काम जो कर रहे हैं कुछ वो काम नहीं। अगर कथक नृत्य करना है तो इसी के प्रति पूरा एकदम जोर लगा देना, दम लगा देना पूरा इसी के प्रति। वही लिखता है एकांत निष्ठा, कल्पनाशील सृजनात्मकता के सहयोग से यह संभव हो सका है। ऐसे नहीं कहता है कि कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से हुआ है। सृजनात्मकता यानी सृजन किए हैं कथक में, अपने सृजन किए हैं कि कैसे हम डांस करेंगे, पैर कैसे उठेगा, हाथ कैसे करेंगे, ये सृजन करता है। ऐसे नहीं हुआ है। ये 3 वर्ड बहुत महान वर्ड है। एकांत निष्ठा, कल्पनाशील सृजनात्मकता और साधना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें साधना है। अगर ये साधना रहेगा तभी अच्छा तरह से पढ़ाई कर पाइएगा। इनको बिरजू महाराज जी को कथक में बहुत साधना करने पड़ा है, तब जाकर कथक में पूरा नाम कमाए हैं। देखिए कहानी ना, तो बीच बीच में लगेगा कि 29 वर्ष तक, 25 वर्ष तक इतना करने के बावजूद भी पैकेट में 2-3 रुपया भी नहीं रहता था। पिताजी का देहांत भी हो गया, 13 भी हो गया। यानी भोज जब हुआ था उस समय इनके पास पैसा नहीं था, ऐसा हाल हो गया था। कहानी में सुनिएगा, थोड़ा सा आगे पूरा बुरा हाल बताएगा, फिर थोड़ा सा आगे जाइएगा तो थोड़ा सा कुछ सुधार आएगा। फिर तो 4 चक्का गाड़ी भी, पैसा अकाउंट भरा हुआ, माने अंतिम समय में इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ।
वही लिखता है कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक, सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। समझ में? एक कथक को जो ना, कथक को, कथक क्या है? नृत्य है। कथक क्या है? नृत्य में, जो उत्तर भारत में किया जाता है। उत्तर भारत में, उत्तर भारत नहीं, उत्तर भारत, उत्तर भारत में आता है बिहार। उत्तर कथक है, कथकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो कथकली अलग है जो केरला में नृत्य होता है। एक कथक कली या कथकली कर सकते हैं। कथकली एक केरला में होती है, लेकिन ये कथक है। कथक ऐसे लिखा हुआ है, एक कथक ऐसे भी लिखा रहेगा, तो सबका अंतर नहीं है, एक ही है। तो एक कथक उत्तर भारत में प्रचलित है। जैसे उत्तर भारत में बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, इलाहाबाद के हैं, देगा इनका आगे। तो कथक के व्याकरण में, यानी इनके अंदर घुसे हैं, व्याकरण में कह रहा है, व्याकरण कौशल को उन्होंने सार्थक, सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। व्याकरण यानी कथक के लिए ना, कहने का मतलब है कथक के एक अलग दिशा दिए हैं। कौन? बिरजू महाराज। बस समझ रहा है? आगे सुनिए, वे कथक के लालित्य के कवि हैं। लिखता है कि एक कवि हैं। किसके कवि हैं? कथक के, कथक के ललित के कवि हैं, मैंने एक कवि हैं कथक के, ऐसे लिख रहा है। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है। परंपरा का, ये भी नहीं कि जैसे तैसे, अपने परंपरा, अपने समाज में ध्यान रखते हुए कथक को बहुत आगे विस्तार किया है। आज जो है डांस होता है, परंपरा को लोग भूल जाते हैं कि समाज में गा रहे हैं, अशब्द ना बोले, समाज में नाच रहे हैं, अपना शरीर को कैसे रखना है, ये ध्यान में रख के कथक को आगे बढ़ाए हैं। यानी परंपरा को ध्यान में रख के बिरजू महाराज जो है, हाँ, नई दिशाओं में विस्तार किया है। यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जितना भी शास्त्रीय कला है वो स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। गतिशीलता भी है और समकालीनता भी है, माने ये स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है। इसमें क्या है? बरकरार है, आगे गतिशीलता बरकरार है। चलिए, अब यहाँ तक समझ में आया इनके बारे में। कथक के क्या है ये याद रखिएगा। ये आपको पूछ सकता है कि कथक जो है, कथक नृत्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? बिरजू महाराज एक प्रमुख व्यक्ति थे, याद रखिएगा। बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य करने वाले व्यक्ति। ये एक प्रश्न याद रखिए, ये कैसे हुआ है ये देख लिए। बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, एकांत निष्ठा लिखता है वो, है ना। साधना किए हैं तब जाके इसमें प्रांगत हुए हैं। अब आप लोग को भी प्रांगत पढ़ाई में होना है तो साधना करने पड़ेगा, नहीं एकांत निष्ठा के साथ पढ़ना होगा। समझ में आया? ऐसे नहीं हो पाता है, मुश्किल हो जाएगा। चलिए आप थोड़ा सा जान लेते हैं इनके जीवन के बारे में। कहाँ ध्यान दिए? लखनऊ घराने के वंशज में 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानव 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया। माने 7 पीढ़ी लगातार इनके परिवार में कथक का नृत्य करते आए हैं। इनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, यानी 7वां पीढ़ी कौन हुए? बिरजू महाराज। और 7वां पीढ़ी ये बिरजू महाराज जी का हुआ। इन्होंने सौंदर्य केंद्रीभूत कर दिया, माने पूरे फैला दिया कथक को। कथक को जो है पूरा भारत नहीं विदेश में भी पूरा कथक के बारे में जानकारी दे दिया। कथक करने वाले कौन है? बिरजू महाराज। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलेपन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाजा लगाना कठिन है। देखो इनका कैसा चरित्र था। पहले तो सौम्य व्यक्ति थे, यानी शांत व्यक्ति, एकदम शांत व्यक्ति, न किसी से ज्यादा बोलना, न ज्यादा किसी से बहस करना, एकदम सौम्य व्यक्ति थे। दूसरा, ये व्यक्ति जो थे हंसमुख थे। कैसा थे? हंसमुख, यानी हंसमुखिया थे, हंसमुख व्यक्ति थे।
प्लस मिलनसार व्यक्तित्व था, किसी से भी बात करते ना लगता था कि अपना ही व्यक्ति है। मिलनसार व्यक्तित्व, मिलनसार समझ आता है ना, किसी से भी मिल जाना, ऐसा व्यक्तित्व इनका था। प्लस में सहज निष्कपट कहता है, इनके अंदर जो है निष्कपट था, यानी कपट नहीं था, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, छल इनके अंदर था ही नहीं। और इनका जो है लगभग भोलापन लिए हुए, बच्चे का भोलापन, जैसे बच्चे भोलापन होता है ना, वैसे ये भी भोलापन थे। यानी ये सारे वर्ड से पता ही लगता है कि ये भी क्या थे, भोलापन थे। कैसा थे, भोलापन। और इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है, किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, ये बात करते करते खो जाते थे। क्या कर जाते हैं, खो जाते थे। कहाँ खो जाते थे पता नहीं, खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना। देखना बात सही है, अच्छे अच्छे व्यक्ति को मैंने देखा, ज़्यादा एज हो जाता है ना तो व्यक्ति राह चलते रहे, हमेशा उंगली पर गिनित रहता है, पैसा जोड़ता रहता है, चाहे जो भी जोड़ता रहे ये गिनित रहता है। देखिएगा आप लोग गौर करिएगा, तो अंगुली को गिनते रहना, हमेशा गिनते रहते थे, दिमाग चलते रहता था, अंगुली गिनते रहते थे। अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता था, एकदम अतांत लगता था कि अब क्या हो गया, चेहरा उदास, एकदम शून्य चेहरा, हंसमुख नहीं, अचानक हो जाता था। अचानक कुछ क्रोधता था, यानी कुछ उनके अंदर क्रोध जागृत हो जाता था उनकी आंखों में, और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, फिर मुस्कुराहट, और अंदर से क्रोध, चेहरा पूरा लाल हो जाना, एकदम क्रोध में होना, और फिर थोड़ी देर के बाद मुस्कुराहट, थोड़ी देर के बाद मुस्कुराहट। दोहरा बदन था पूरा एकदम, एक आदमी नहीं, दो बदन नहीं, मोटा थोड़ा सा है भी, दोहरा बदन, मंझोला कद भी ज़्यादा नहीं, मंझोला था, सिंपल मान लीजिए इतना, मंझोला कद, चेचक के हल्के हल्के दाग, चेचक के क्या था, हल्के हल्के, जिसको माई जी बोलते हैं, चेचक के हल्के हल्के दाग, बड़ी बड़ी आँख, बड़ी आँखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति था, व्यक्ति बड़ी बड़ी आँख था, आँख क्या था, बड़ी बड़ी। व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता था, जैसे मंच पर चढ़ता वो व्यक्ति ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता, ढीला ढाला हो जाता, यानी मंच पर पूरा ढीला ढाला नाचने में अच्छा हो जाता, समझ रहा है ना। गजब गजब का लोच, उनका लोच जो था ना, कमर का लोच, चाहे पैर का लोच, चाहे हाथ का लोच, बहुत गजब था लोच, लचीलापन उनका शरीर था, लोच बहुत था। फुर्तीला व्यक्ति थे, फुर्ती व्यक्ति, खान भर में गोले घूम जाना, फुर्ती व्यक्ति, हल्का व्यक्ति थे, हल्कापन। कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो, नाचते थे ना, कथक करते थे ना, तो लगता था कि कथक का सुंदरता जो है ना, मानो मूर्ति के रूप में एकदम दिखाई दे रहा है कि सच में कथक के कलाकार हैं, ऐसा लगता था, सुंदरता बढ़ जाता था। कथक का नृत्य का सुंदरता क्या होता है, बढ़ जाता था। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना, ये शिष्या है, बताएंगे, नाम दे रहा है, शिष्या है, नृत्यांगना इनको कह सकते हैं। रंग कर्म की पत्रिका नतरंग के संपादक, याद रखिएगा, ये पूछता है तो कोई मार देते हैं बिरजू महाराज, नहीं, नतरंग के संपादक कौन किए थे, तो याद रखिएगा, ये संपादक कौन थे, रश्मि वाजपेयी। कौन थे, रश्मि वाजपेयी। ये रश्मि वाजपेयी क्या थी, ये शिष्या थी, शिष्या नृत्यांगना, किनका थे शिष्या, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जी का शिष्या का नाम था रश्मि वाजपेयी नाम था, शिष्या का नाम था, किसका नाम था, शिष्या। और नतरंग संपादक कौन थी, रश्मि वाजपेयी थी, ठीक है। रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है, ये बातचीत है, पहले लिख दिया है कि रश्मि वाजपेयी और बिरजू महाराज जी का क्या है, बातचीत, क्या है, बातचीत,
बातचीत है। और बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। और पाठ के क्रोरस्त अंत पाठ उन्हीं के दो काव्य रचनाओं के है, इन्हीं के रचनाओं के है, बातचीत है। समझ में आया? अब यहाँ से शुरू होता है। रश्मि वाजपेयी प्रश्न करेगी और उत्तर देंगे कौन? बिरजू महाराज। रश्मि वाजपेयी कौन है पता चल गया? शिष्या। याद रखिएगा, शिष्या है, निटांगना है, इनका एक है संपादक नत्रंग। चलिए सुनिए, रश्मि वाजपेयी कहती हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए। पहला प्रश्न है कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो बिरजू महाराज बताते हैं। बिरजू महाराज क्या बताते हैं सुनिए। जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ। ये अल्लाह की रखिएगा, जन्म हमेशा पूछता है। जफरीन अस्पताल में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? जफरीन अस्पताल में हुआ। और कब हुआ? 1938 में हुआ। 4 फरवरी दिन था। दिन क्या था? 4 फरवरी। और शुक्रवार दिन था। और टाइम भी दे दिया है, टाइम सुबह 8 बजे। इतना सारा डिटेल दिया है। 8 बजे शुक्रवार के दिन 4 फरवरी 1938 में जफरीन अस्पताल में किनका जन्म होता है? बिरजू महाराज, लखनऊ में। 8 बजे बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ये भी याद रखिए, बसंत पंचमी। हाँ, बसंत पंचमी के एक दिन पहले, बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। याद रखिएगा, एक दिन पहले हुआ था। किनका जन्म हुआ था? बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जी का जन्म 1938 में हुआ था। जफरीन अस्पताल में हुआ था। 4 फरवरी को हुआ था। शुक्रवार दिन था, 8 बजे हुआ था। बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। ये आपको याद कर देना है। बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। घर में आखिरी संतान थे, अंतिम संतान। इसके बाद कोई संतान नहीं हुआ। आखिरी संतान थे, आखिरी संतान थे, अंतिम संतान थे। इसके बाद कोई संतान नहीं हुआ। 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी था। 3 बहन ऊपर से, 3 बहनों के बाद एक और छोटी बहन। 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन, 3 बहन हुआ था, जेकरा में छोटी बहन था। एक बहन जो थी 8-9 साल बड़ी थी। कितना? 8-9 साल। किन से? बिरजू महाराज से। याद रखिएगा। छोटी बहन पूछता है कि बिरजू महाराज से छोटी बहन कितनी बड़ी थी? 8-9 साल जो है बिरजू महाराज से छोटी बहन बड़ी थी। बिरजू महाराज से छोटी बहन कितनी बड़ी थी? 8-9 साल। अम्मा इस समय जब जन्म लिए थे कौन? बिरजू महाराज। जब जन्म लिए बिरजू महाराज, इस समय अम्मा लगभग 28 वर्ष की थी। अम्मा कितने वर्ष की? 28। ये भी याद रखिएगा, 28 वर्ष की अम्मा थी। जन्म के टाइम अम्मा 28 वर्ष। बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। याद रखिएगा ये भी लाइन। जितने भी 3 बहन थे, इनों का कहाँ जन्म हुआ? रामपुर। रामपुर में जन्म हुआ, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे थे। रामपुर में बाबूजी कितना रहे थे? 22 साल। 22 साल तक रामपुर में बाबूजी रहे थे बिरजू महाराज जी के। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी थी। ये भी पूछेगा कि बिरजू महाराज जी के बड़ी बहन कितना साल बड़ी थी? 15 साल। छोटी बहन कितना बड़ी थी? 8-9 साल। और बड़ी बहन कितना? 15 साल। 15 साल बड़ी थी बड़ी बहन। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए थे। जब बिरजू महाराज जी जन्म लिए थे, उस समय की चर्चा है। उस समय जो है बाबूजी कहाँ गए थे? रायगढ़। कहाँ गए थे? रायगढ़। रायगढ़ भी गए थे। रायगढ़ के राजाओं के यहाँ भी गए थे। रायगढ़ के कहाँ गए थे? राजाओं के यहाँ। उस समय मैं 1.5-2 साल का था। लिखते हैं रायगढ़ जब गए थे तो बिरजू महाराज कितना? 1.5-2 साल। कितना? 1.5-2 साल। याद रखिएगा ये लाइन। रायगढ़ जब गए थे बिरजू महाराज जी का पिताजी, तो बिरजू महाराज जी का उम्र कितना था? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग किया करते थे। उस समय चलता था, राजा लोग कलाकारों का मांग करते थे। कलाकार लोग आकर राजा के घर क्या करे? कलाकारी करे।
कलाकार लोग घर राजा के घर आकर क्या करे, कलाकार। राजा लोग मांग करते थे कलाकारों का। पटियाला भी गए थे पहले, रायगढ़ गए पिताजी, इसके पहले कहाँ गए थे, पटियाला। पटियाला पता है कहाँ होगा, हाँ पंजाब में। रायगढ़ पता है कहाँ में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रायगढ़ है, पुणे के पास में रायगढ़। शिवाजी का घर था रायगढ़, राजधानी था रायगढ़ शिवाजी का ना, शिवाजी। तो ये महाराष्ट्र, ये पटियाला पंजाब ही गए थे। कौन गए थे, पिताजी बिरजू महाराज जी के। समझ आ रहा है बात। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रायगढ़ में कितने दिन रहे थे, 2-2.5 साल। 2-2.5 साल जो है रायगढ़ में रहे थे। कौन रहे थे, बिरजू महाराज जी के पिताजी। रामपुर लौट कर आए थे। फिर इसके बाद रामपुर काफी अरसे रहे थे, काफी दिन तक रामपुर रहे थे। बताइए रामपुर कितना दिन तक रहे थे, 22 साल। रामपुर कितना दिन तक रहे थे, 22 साल तक रामपुर में रहे थे। रामपुर में कितना साल, 22 साल। रामपुर काफी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करता था। ये 5-6 साल के थे। बिरजू महाराज कितना साल के थे, 5-6 साल के थे। तो जो नवाब था, रामपुर के नवाब वहीं पर ज्यादा रहे थे, वहाँ के नवाब जो है याद कर लेता था, बुला लेता था डांस करने के लिए। किनको, बिरजू महाराज। 5-6 साल में ही याद कर लेते थे। कौन, नवाब। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था। अब जब बुलावा आ गया, हलकारे यानी बुलावा जब इनको आ जाता था तो जाना पड़ता था, क्योंकि नवाब है भाई। क्या है, नवाब है। नवाब का बुलावा आने पर बिरजू महाराज को क्या करने पड़ता था, जाना पड़ता था। और चाहे जो भी वक्त हो, रात हो चाहे सुबह हो, जाना पड़ता था। बिरजू महाराज जी को 6 साल की उम्र में मैं नवाब को बहुत पसंद आ गया। देखो अब लिखते हैं खुद कि बिरजू महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब को बहुत पसंद आया। नवाब को क्या आया, बहुत पसंद आया। मैं नाचता था, जाकर पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। लिखते हैं कि बिरजू महाराज मैं नाचता था नवाब के घर जाकर 6 साल की उम्र में। पूछेगा कि बिरजू महाराज जी कितने वर्ष की उम्र से नाचना शुरू कर दिए, 6 वर्ष की उम्र से। 6 वर्ष की उम्र में नवाब के घर जाकर नाचना शुरू कर दिए। और नवाब को बड़ी पसंद आया था, नवाब को बड़ी पसंद आया था। इनको जब नाचना रहता था, जो पहने हुए रहते थे उसको पलटियाँ मार के नहीं बैठने बनता था, वो पीछे पैर करके ऐसे करके बैठना पड़ता था। भाई पहने रहेंगे जो चीज़, वो पलटियाँ मार के बैठने में दिक्कत होता था, पीछे करके बैठना पड़ता था, पीछे पैर करके बैठना पड़ता। चूड़ीदार पजामा होता था। चूड़ीदार पजामा देखे हैं ना, चूड़ीदार पजामा साफा अचकन पहनकर नाचना पड़ता था। चूड़ीदार पजामा साफा और अचकन, ये वाला कुर्ता जिसको कर सकते हैं, अचकन पहनकर डांस करना पड़ता था। आमा जी बेचारी बहुत परेशान रहती। बिरजू महाराज जी के मम्मी परेशान रहती, उन्हें हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। बताओ, जो नवाब था तनख्वाह भी यानी पेमेंट भी बांध दिया था कि तुम मेरे घर नाचो, तुमको पैसा मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा, पैसा। तनख्वाह भी नवाब बांध दिया था। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए। रोज बाबूजी जाते थे कहाँ, हनुमान जी के पास। बाबूजी कहाँ जाते थे, हनुमान जी के पास, कि बेटा जो है वो नवाब के यहाँ से जल्दी घर आ जाए, नवाब के यहाँ से जल्दी घर आ जाए। हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि वह अब नौकरी छूट जाए। जो है बिरजू महाराज जी का जो नौकरी लगा हुआ है नवाब के यहाँ, वो नौकरी छूट जाए, क्योंकि 6 साल का उम्र है, 22 साल रामपुर में गुजर गया। पिताजी चाह रहे थे कहीं और जाने के लिए। जब इनका नौकरी छूटेगा तभी तो जा पाएंगे। हनुमान जी से प्रार्थना करते थे। कौन, बिरजू महाराज जी का पिताजी। नवाब साहब बहुत नाराज की तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते।
नवाब साहब कहते कि बताओ तुम्हारा लड़का नहीं रहेगा तो तुम रहो, मैंने बिरजू महाराज जी के पिताजी को कहते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए। खैर क्या हुआ, बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और जान छूटी, यानी नवाब के यहाँ से वो घर आ गए। नवाब के यहाँ से क्या गए? समझ में आया बात है? 6 साल के उम्र में नवाब के यहाँ रहने लगे। 22 साल रहे थे रामपुर में। हाँ 22 साल गुजरा था वहाँ, जैसे 22 साल रहे थे, गुजरा था। 22 साल गुजर गए थे। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए थे। 22 साल रामपुर में वहाँ गुजर गए थे नवाब के यहाँ। नवाब के यहाँ जो गुजरा था ना, ये 22 साल का नहीं हुए थे, ये रामपुर में जो रहे थे इनके पिताजी, वो 22 साल रह गए थे। पिताजी का बात कर रहा है, तब लिखा 22 साल टोटल। अगर मान लीजिए पिताजी 22 साल है, 22 साल, तो टोटल लिखता 44 साल। लेकिन रामपुर में कितना लिख रहा है? 22 साल। हाँ पिताजी की बात कर रहा है, 22 साल। पिताजी कितना रहे थे? 22 साल। 22 साल। वहाँ से फिर निर्मला जी जोशी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम में चले गए। देखिए ये याद रखिएगा। फिर यहाँ से नवाब से जैसे छूटे तो कहाँ चले गए? निर्मला जी के स्कूल में। निर्मला जी के स्कूल में, निर्मला जी के स्कूल में। ये लाइन याद रखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। धीरे धीरे याद करते चलिए, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक ना? याद हो जाएगा। निर्मला जी के स्कूल में। नवाब से छोटे तो कहाँ गए? निर्मला जी के स्कूल में। इनका स्कूल कहाँ था? दिल्ली में था। और दिल्ली में नाम इनका स्कूल का क्या था? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, ये याद रखिएगा, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नाम था इनके स्कूल का, निर्मला जी के स्कूल का नाम। तो फिर कहाँ चले गए? निर्मला जी के स्कूल चले गए। निर्मला जी के स्कूल चले गए। यहाँ 2-3 साल तक रहे थे, याद रखिएगा। कितना? 2-3 साल, मात्र 2-3 साल रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी, 1943 क्या की बात रहेगी? 1943 की बात रही होगी। कब? 38 में जन्म लिए और 43 में चले गए। कितना एज हो रहा है देखो तो? 5 साल हो रहा है। हाँ ये शायद 43 की बात रही होगी। 43 की बात दे रहा है, 5 साल पहले के दे रहा है। अच्छा चलो ठीक है, 43 की बात रही होगी। ये शायद 43 की बात रही होगी, मैंने पिताजी का 43 शायद होगा, 1943, ठीक ना? रखो इसको। 43 की बात रही होगी। उस समय मैं जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया था। मेरा नाच रखा गया था। यह हाल अभी भी है। यह हाल अभी भी है। 43 की बात है कि उस समय जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया था। याद रखिएगा, जुबली टॉकीज दिल्ली, जुबली टॉकीज दिल्ली में नाच रखा गया था। क्या रखा गया था? नाच। यह हाल अभी भी है कि इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। यहाँ पर कलाकार के नाते आमंत्रित था कि कलाकार यहाँ पर क्या करेंगे? कलाकारी करेंगे। उस उम्र में न जाने क्या नाचा रहा होगा। तबला बाबूजी ने बजाया था। तबला क्या बजाया था? बाबूजी ने। अक्सर वे बजा देते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहाँ वे खुद नाचते थे, पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जमकर नाचता था। यूँ मुझे नाच तो था नहीं, पर वे मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़े का मेजरमेंट मैं फट से याद कर लेता था। यानी जो भी बोल रहे थे उनके बाबूजी, वो तुरंत याद कर लेते थे। क्या कर लेते थे? याद कर लेते। जैसे डिग डिग थे था थे, डिग डिग थे था थे। 1943 का ही बात कर रहा है, ठीक ना? 6 साल हो रहा है ना? 6 साल 1943 का ही बात कर रहा है। 6 साल की उम्र में इनको बुलाया गया। कहाँ? जुबली टॉकीज दिल्ली में बुलाया गया था।
यहाँ पर क्या था, डांस प्रोग्राम रखा गया था, ये भी आमंत्रित हुए थे। कौन? बिरजू महाराज जी। इनके पिताजी क्या बजाए थे? ढोलक, तबला, तबला बजाए थे। इसके बाद जो है, जो भी पिताजी बोलते वो याद कर लेते, जैसे दिग दिग थे ता थे, दिग दिग थे ता थे, ये बात याद कर लेते थे। कौन याद कर लिए? मैं अंदाज कर लेता, यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा। यह जो है, यह नाच जो है मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा। यह नाच शुरू में क्या रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जुबली टॉकीज दिल्ली में, जुबली टॉकीज दिल्ली में बहुत अच्छा नाच रहा, खूब नाचा था इन्होंने, खूब नाचा था। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी जी भी हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में थे। हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में कौन थे? कपिला जी और लीला कृपलानी जी। कपिला जी और लीला कृपलानी, लीला कृपलानी जी थे। कहाँ थे? डांस, हाँ, हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में थे। बाबूजी के साथ मैं रोज आता था, बाबूजी के साथ जहाँ भी जाते थे बाबूजी, ये रोज जाते थे। जहाँ भी बाबूजी जाते, कौन जाते? बिरजू महाराज, ये साथ जाते थे। हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद भी आ जाती थी। लिखते हैं कि मैं जब लौटता था तो मुझे क्या आ जाता था? नींद आ जाता था। मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था, हैट, टोपी पहनने का मुझे क्या था? शौक था। एक बार हैट पहने टांगे में लेटा था मैं, टोपी पहने टांगे में क्या था? लेटा था। पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रहा था, पार्टीशन पार्टी उटी था ना, इसके कारण क्या था? चेकिंग चल रहा था। हैट गिर गया, रोड पर गिर गया नीचे। उन्हें गुस्सा आया, गिरा तो क्या आया? गुस्सा आया। आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। बाबूजी को गुस्सा आया था, आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। स्कूल आते हैं और क्या करते हैं? सो जाते हैं। फिर उठाया, फिर बाबूजी क्या करता? उठाया। झंडे वालान के पास उस समय यो भी डर लगता था। लिखते हैं कि रोड पर जहाँ पर उठाया था उस समय मुझे डर लगता था कि पहाड़ी से रात में, डर लगता था कि पहाड़ी से रात में, यानी वो पहाड़ी सा रात था। रात जो है ना, कहता पहाड़ों सा रात हो रहा है एक कहोतिया में। तो रात जो था वो रात में डर लगता था। किनको? बिरजू महाराज जी को। बाबूजी के हाथ में छड़ी देकर पुलिस वाले ने टोका भी। बाबूजी के हाथ में क्या था? छड़ी था, हमेशा छड़ी रहता था। वो छड़ी देकर पुलिस वालों ने टोका, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे, वो छड़ी नहीं रख सकते थे उन दिनों। 1943-44 की बात है, उस समय छड़ी को नहीं रख सकते थे क्योंकि उस समय देश भी आजाद नहीं था। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे व्यतीत रहा। लेकिन कपिला जी और लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी, कपिला जी की और लीला जी की, कहाँ? डांस म्यूजिक में, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में। यहाँ ट्रेनिंग जो होता था, हायर ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग एकदम देता था उस स्कूल में। ट्रेनिंग क्या होता था? हायर ट्रेनिंग होती थी, वह मैं याद कर लेता था। बिरजू महाराज क्या करते थे? याद कर लेते थे। और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। बिरजू महाराज जी अपना टैलेंट कह रहे कि जब मैं याद कर लेता और बाबूजी को कहता कि बाबूजी मुझे याद हो गया, तो बाबूजी नहीं मानते। फिर जब अम्मा जी से कहे तो सुन लो, ऐसे सुन लो, और मस्का लगाए तो सुनते थे। सुन लो कहते, अम्मा जी कहे, जब अम्मा जी कहे सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। तो ऐसे परन कीर्तक धुन धुन नातिता धानिनता, ये परने उस 7 साल की उम्र में खूब सुनाता था। ये वाला जो लाइन है ना, कीर्तक धुन धुन नातिता धानिनता, ये जो है 7 साल तक पूरा सुनाए थे। कौन? बिरजू महाराज।
दरअसल उस समय नौकरी का यही था कि जम गए एक ही जगह। नौकरी था उस समय ना कि जहाँ गए एक ही जगह जम गए। एक ही जगह क्या हो गए? जम गए। यानी हिंदुस्तान म्यूजिक में कई साल रहे थे, 2-3 साल का रहा है ना, 2-3 साल रहे थे। माने उस समय नौकरी था, जहाँ गए वहीं जम गए, वहीं पर नाच रहे हैं। जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, लिखता है कि 28 साल से यहाँ थे। कहाँ? हिंदुस्तान म्यूजिक। 28 साल से यहाँ हूँ। तब यहाँ भी नौकरी की, वहाँ रहे कुछ दिन, फिर लखनऊ में आ गए। नौकरी की वहाँ रहे कुछ दिन, फिर कहाँ रहे? लखनऊ। नौकरी रहा कहाँ? दिल्ली में, फिर कहाँ गए? लखनऊ आ गए। 2-3 महीने, 2-3 महीने कहाँ रहे? लखनऊ। यह स्वतंत्रता थी, कोई दिक्कत नहीं था। 2-3 महीना लखनऊ में रहो, फिर चले जाओ वहाँ हिंदुस्तान म्यूजिक में चले जाओ, डांस म्यूजिक में। रामपुर है तो 3 महीने दिल्ली चले गए। अगर रामपुर हैं तो 3 महीने कहाँ चले गए? दिल्ली। अगर रामपुर में रहते थे तो 3 महीने के लिए कहाँ चले जाते? दिल्ली। बाबूजी, घर परिवार, मम्मी पापा सब कहाँ रहे? रामपुर में। ये कहाँ चले गए? दिल्ली। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते, रोक नहीं था। बंदिश नहीं था, रोक नहीं था कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते, रोक नहीं था मम्मी पापा के द्वारा, बंदिश नहीं था। मेरा भी मन नहीं लगता था। राइटर कहता कि मेरा भी मन घर पे नहीं लगता था, और लगता मैं भी ऐसा करूं, लगता कि मैं भी ऐसा करूं, पिताजी की तरह मैं भी करूं, पिताजी की तरह मैं भी करूं। बस इसी तरह वक्त बीता, इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, दिल्ली में क्या होने लगा? हिंदू मुस्लिम दंगे होना ना, 1940 में हुआ था ना ये हिंदू मुस्लिम क्या हुआ? दंगा। 1945 में हुआ था हिंदू मुस्लिम क्या हुआ? दंगा। जब हुआ 45-46 में हुआ, लगे काटा मारी होने लगा, काटा मारी होने लगा, पूरा मारपीट होने लगा। डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ आ गए। अम्मा और कहाँ आ गए? लखनऊ। अम्मा और एक कहाँ आ गए? लखनऊ। तालीम माने शिक्षा, तालीम इसी किस्म की थी कि कुछ क्लास में देखा और कुछ ताऊ जी को सिखा रहे थे। माने शिक्षा था कुछ क्लास से सीख के, अब कुछ ताऊ जी उनको सिखा रहे थे। कुछ कौन सिखा रहे थे? ताऊ जी। उसे देखा कुछ लखनऊ में, और इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि, इनमें मैं जरूर रखते थे। समझ आए? यानी देख के शिक्षा लिए। मैंने बिरजू महाराज जी कहा कि मैंने देख के सीखा हूँ, और बाबूजी सिखाते थे कुछ ताऊ को देखकर मैं सीखता था। जो शिक्षा लिए, तालीम माने शिक्षा होता है, वो देख के लिए थे। क्या कैसे लिए थे? देख के लिए थे। हला न करो, शांत रहो। कहाँ जाकर? जौनपुर जाते थे बाबूजी, ये भी जाते थे। मैनपुरी जाते थे, सब उत्तर प्रदेश में है। मैनपुरी जाते थे, कौन जाते थे? बिरजू महाराज भी। कानपुर भी जाते, बिरजू महाराज जाते। उत्तराखंड में है देहरादून जाते तो कौन जाते? ये भी जाते। माने दोनों साथ में जाते थे, बाबूजी और बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जी के बाबूजी, बिरजू महाराज जी के बाबूजी और बिरजू महाराज दोनों जाते थे, साथ में जाते थे। समझ में? लिखते हैं इन्होंने कि पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मजा आया। कहा कि पहले कलकत्ते में मजा आया। कहाँ मजा आया? कलकत्ता में बहुत मजा आया इनको। कलकत्ता में क्यों मजा आया? तो सुनिए, कलकत्ता में मजा आया। उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। पहला प्राइज जो है मिला था कहाँ? कलकत्ता में। याद रखिएगा, बिरजू महाराज जी को पहला प्राइज कहाँ मिला था? कलकत्ता में मिला था। ऑब्जेक्टिव सब है जी, एक बार यहाँ पर ये घर पे याद करिएगा, याद हो जाएगा। एक बार रिविजन करा देंगे हम, याद हो जाएगा। उसमें शंभू महाराज चाचा भी थे, याद रखिएगा। चाचा जी का नाम था शंभू महाराज। शंभू महाराज क्या, किनका नाम था? चाचा जी का क्या नाम था? शंभू महाराज। और बाबूजी दोनों नाचे। चाचा जी भी नाचे थे और बाबूजी इनके
दोनों नाचे थे। कहाँ? कलकत्ता में नाचे थे। पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। फर्स्ट प्राइज किनको मिल गया? बिरजू महाराज जी को मिला। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह की कृपा, देखो बड़े मियाँ कितना मेहनत करके डांस किया और छोटे मियाँ को क्या मिल गया? फर्स्ट प्राइज मिला था। कहाँ मिला था? कलकत्ता में। तो चाचा कहने लगे थे और मैं बहुत खुश था। ये बहुत खुश, बिरजू महाराज क्या थे? बहुत खुश। चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला। चैन भी मिला था, मेडल मिला था। चैन और मेडल किनको मिला था? बिरजू महाराज को मिला। उस समय मैं 8.5 साल का था। देखो कह रहा है ना, कितना साल का था? 8.5 साल में पहला प्राइज मिल गया इनको। 8 साल में ही पहला प्राइज मिल गया। कलकत्ता में मिला था, मेडल मिला था और चैन मिला था। मेडल और क्या मिला था? चैन। उस समय मैं 8 साल का था। समझ लीजिए कि 9.5 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए मेरी जिंदगी के। 9.5 साल के भीतर बिरजू महाराज जी की सब तमाशा हो गया। पूरा सगरो डांस कर चुके, पूरे भारत में डांस कर चुके पिताजी के साथ, मात्र 9.5 साल में। समझ में आ रहा है जी? बताओ कितना मेहनत किए होंगे। हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था, ये भी बात है। बिरजू महाराज जी आमलेट खाते थे? याद रखिएगा, आमलेट नहीं खाते थे। चाचा जी खाते थे। इनके चाचा जी क्या करते थे? खाते थे। कौन चाचा जी का नाम क्या था? शंभू महाराज। याद रखिए। पर जब मूंग की दाल का कहे तो बड़े मजे से खा लेता था। ये मूंग की दाल बहुत खाते थे। किसका दाल जी? हाँ, मूंग की दाल कहे तो बड़े मजे से खा लेते थे। मूंग का दाल जो है बहुत अच्छा से खाते थे। ठीक है। हाँ, मूंग के दाल जो है वो बहुत खाते थे। आवे दाल का चिल्ला खाते थे। आवे दाल का क्या खाते थे? चिल्ला। अब अंडा नहीं खाते थे। अंडा नहीं खाते थे। मूंग के दाल बहुत खाते थे, मजा लेते थे। शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे। शंभू महाराज भी क्या थे? शौकीन। शंभू महाराज भी क्या थे? शौकीन तबीयत के थे। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। लच्छू महाराज जो है शुरू से क्या रहते थे? अप टू डेट रहते थे। और जब ये शायद 28-30 साल के थे तब से गए हैं कलकत्ते न्यू थिएटर कंपनी में। जब ये 28-30 साल के थे, कौन? शंभू महाराज और लच्छू महाराज 28-30 साल के थे, तब से गए थे कहाँ? कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में। 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बिता। 40 साल तक कहाँ रहे थे? कलकत्ते और मुंबई में। पूरा मैंने एक जोर करके दे दिया है अंतिम लाइन में। 40 साल तक इन्होंने कलकत्ता और मुंबई के फुल फिल्म इंडस्ट्री में रहे। कौन इंडस्ट्री में रहे? फिल्म इंडस्ट्री में रहे, मैंने फिल्म में काम करते रहे। हाँ, 9.5 साल का था तब बाबूजी का मृत्यु हो गया। सुनो, अब यहाँ से कहानी आता है। इतना समझ में आया? लच्छू महाराज इनके पिताजी थे। सही बात है। लच्छू महाराज जी बिरजू महाराज जी का क्या थे? पिताजी। लच्छू महाराज जी बिरजू महाराज जी के क्या थे? पिताजी। और शंभू महाराज जी क्या थे? चाचा जी थे। अब जो होता है कहानी कि 9 साल के उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। बाबूजी का इनकी मृत्यु हो गई। लच्छू महाराज जी का क्या हो गया? उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था। लास्ट प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनपुरी में। पूछेगा कि जब पिताजी का मृत्यु हुआ था तो लास्ट प्रोग्राम पिताजी का कहाँ हुआ था? मैनपुरी।
मैनपुरी में लास्ट प्रोग्राम हुआ था, उनकी लास्ट प्रोग्राम साथ में हुआ था, बिरजू महाराज जी भी थे साथ में। लास्ट प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनपुरी। वे 54 साल के थे। पिताजी कितने साल के? पिताजी मात्र 54 साल के थे। लू लग गई थी पिताजी को। क्या लग गई थी? लू। पिताजी को लू लग गई थी और उन्हें लू लग गई थी और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था। मैनपुरी में कौन नाचे थे? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है मैनपुरी में पिताजी की जगह नाचे थे। पिताजी को लू लग गया था और उन्होंने भाव बताया था। पिताजी क्या भाव की ऐसे डांस करो, भाव बताया था। पिताजी बिरजू महाराज जी को क्या बताया था? भाव बताया था। भाव बताया था। उस समय क्योंकि उन्हें बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी और वहां से हम लोग लौट कर आए। 16-20 दिन रहे वो। जब लौट के आए मैनपुरी से तो कितना दिन रहे थे? मात्र 16 से 20 दिन रहे थे बेचारे। कौन? लक्ष्मण महाराज। और कमजोरी आती गई। बाबूजी की यह आदत थी कि मेरी भी आदत है। बाबूजी की आदत था और ये लिखते हैं कि मेरी भी वही आदत है। क्या आदत है भाई? कि अपना दुख और कष्ट ज्यादा किसी से कहता नहीं। बाबूजी को भी ये आदत था कि मैं अपना दुख और कष्ट किसी से नहीं कहता और इनको भी आदत है कि मैं भी अपना दुख और कष्ट किसी से नहीं कहता। दुख और कष्ट किसी से नहीं कहता। वे भी छिपाते रहते थे। बाबूजी भी छिपाते रहते और ये भी छिपाते रहते। उन्हें भी शुगर था। उन्हें क्या था? शुगर था। शुगर कहे तो डायबिटीज। तो इक्के पर चौक वगैरह चले गए। इक्के पर चौक वगैरह चले गए और सबसे मिला है। वो चौक वगैरह था इक्का, वहाँ जगह था चौक वगैरह, वहाँ पर जाते और सबसे मिल के आ जाते थे बाबूजी। जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार आदि में मिलने वाले अमीनाबाद में रहते थे, सब ही प्यार करते थे उन्हें और वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। सब प्यार करते थे पिताजी से और आखिरी प्रोग्राम था। आखिरी प्रोग्राम। मुझे तालीम बाबूजी से मिली है। ये लिखता है कि मुझे शिक्षा किनसे मिला है? तालीम कहे तो शिक्षा। मुझे शिक्षा जो मिला है बाबूजी से मिला है, क्योंकि बाबूजी के साथ जाकर डांस करते थे। बाबूजी के डांस करने से पहले बिरजू महाराज डांस किया करते थे। खुद लिखते हैं कि पहले मैं कहीं जाता था तो मैं पहले डांस करता था। पहले मैं डांस करता था, उसके बाद कौन डांस करते थे? बाबूजी डांस करते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कि मुझे तालीम किन से मिला है? बिरजू महाराज जी के बाबूजी दिए हैं। बिरजू महाराज जी को तालीम। गांडा भी बांधा मुझे उन्होंने। गांडा बांधा मतलब सिद्ध किया। सिद्ध भी किया कौन? मैंने पायल किया, पूरा अच्छा तरह से सिद्ध किया, सिखाया, पूरा किया। ऐसे डांस करना, वैसे करना, ऐसे यहाँ पर ऐसे करना, थोड़ा सा लचकना, ये पूरा गांडा भी बांधा उन्होंने मुझे। कहने का मतलब सिद्ध भी किया। सिद्ध भी किया कौन? बाबूजी ने पूरा तरह से। जब बांधा तो अम्मा से कहा जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा तो गंडा नहीं बांधूंगा। मैंने एक सिद्ध होता है कि मैं सिद्ध ऐसे नहीं करूंगा, मुझे क्या चाहिए? नजराना, यानी सिद्ध करने का पैसा चाहिए। मैंने पिताजी कहे बिरजू महाराज जी की अम्मा से कि तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा ना तो मैं सिद्ध नहीं करूंगा, मैंने पैर नहीं करूंगा, मैंने कि तुम डांसर हो गया, कथक का नृत्य करता तुम हो गया, ऐसे सिद्ध नहीं करूंगा। नजराना देगा तब। नजराना कहे तो पैसा, नजराना कहे तो पैसा देगा तभी। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम के मिले थे। ये लिखते हैं कि 500 रुपया मेरे पास था, 2 प्रोग्राम किया था तो 2 प्रोग्राम के कितना मिला था इनको? 500। ये 500 रुपया जो है जब मिले थे तो जब 500 आया तो गांडा बांधा उन्होंने और 500 उनको दे दिया। 500 रुपया बिरजू महाराज दे दिया और बिरजू महाराज दे दिए तो गांडा उनको बांध दिया, यानी सिद्ध कर दिया, अच्छा तरह से आशीर्वाद दे दिया, सब चीज़ कर दिया। गांडा बांधना मैंने एक उसमें परंपरा होता है गांडा बांधना,
वो गंढा जो है बांध दिया और कहा इसमें 1 पैसा नहीं दूंगा। पिताजी क्या बोले कि ये पैसा जो है मुझे मिला है, 1 पैसा किसी को नहीं दूंगा, न बेटा को दूंगा न तुमसे दूंगा, मैंने बिरजू महाराज जी के अम्मी को। यह मेरा पैसा है। बाबूजी क्या कह रहे हैं, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूँ और यह इसने मुझे नजराना दिया। मैं बिरजू महाराज जी का क्या हूँ, गुरु, इसी ने मुझे क्या है नजराना। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि बिरजू महाराज जी का गुरु का क्या नाम था, लच्छू महाराज। यानी बिरजू महाराज जी के गुरु कौन थे, उनके पिताजी। बिरजू महाराज जी के गुरु कौन थे, उनके पिताजी। और पिताजी नजराना में कितना लिए थे, 500 रुपया। कितना लिए थे, 500। याद रखिएगा कि बिरजू महाराज जी का गुरु जो